योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में से नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे
उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा बख्श रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति दे करके उसको प्रारंभ करके इनके उन पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है कि 20% महिलाएं भर्ती हों और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है उसको वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके क्योंकि ये समाज, लेकिन क्रांति की हुंकार भरने के नाते उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटने के लिए विदेशी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग करके रख दिया था। परिणाम क्या था? समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ कोई भी जाति पिछड़ जाती है और यही स्थिति पासी समाज के साथ, हमारे अनुसूचित समाज के साथ हुआ। आज डबल इंजन की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही 18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है और अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पे 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को या कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को ला करके वहां पे उनके रहने, खाने और आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों की गई है और यह कार्य यहां पर है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावास में पूर्व दशम छात्र के 32,49,800 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप वर्तमान में हम दे रहे हैं और दसमोत्तर में लगभग 90 लाख छात्र छात्राओं को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हम लोग इस दिशा से स्कॉलरशिप के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज का यह अवसर हमें एक महान वीरांगना के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करने, वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का यह एक माध्यम प्रदान करता है और नारी शक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान, यह डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय है। और वीरांगना उदा देवी हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति कितनी सामर्थ्यवान है। यह वीरांगना उदा देवी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी और वीरांगना झलकारी बाई कोरी, इनकी शहादत और इनका बलिदान इस बात की प्रेरणा हम सबको प्रदान करती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए और स्वाधीन भारत में देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके सम्मान और उनकी वर्तमान पीढ़ी के स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देते हुए समारोह के मुख्य अतिथि का हृदय स्वागत करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लखनऊ भाग्यशाली है जो उसे सांसद और अभिभावक के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी मिले हैं। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से संबंधित अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए वे लखनऊ के प्रति भी एक सांसद के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देते आए हैं। भाइयों और बहनों, लखनऊ को ब्रह्मोस की ताकत देने वाले धीर गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय कृपया अपने आशीर्वचन हेतु पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना उदा देवी पाशी, वीरांगना उदा देवी पाशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में पूरे हिंदुस्तान में ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री मोदी जी की सरकार में हमारे सहयोगी और एक छोटे भाई के रूप में जो मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, ऐसे श्री कमलेश जी पासवान, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद श्री अशोक जी रावत, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पूर्व सांसद प्रियंका रावत, आनंद द्विवेदी, विजय मौर्य और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। नाम बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी प्रधान मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वीरांगना उदा देवी पाशी की स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इस वीरांगना के शहीदी दिवस के अवसर पर मैंने सहज रूप से और चटपट अपनी सहमति दे दी।
मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना ऊदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं, उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पासी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पासी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पासी को सलूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल
अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी उदा देवी पाशी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, उदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए उदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, उदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो। वही है उदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथियों, भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हर बेटी उदा देवी बन सकती है। पासी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पासी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवार धारी, उसे ही पासी कहते हैं। एक और मान्यता भारत के 1971 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो दर्ज है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार पासी समुदाय का हिंदी शब्द पसीना से आया है। पासी समुदाय का नाम हिंदी शब्द पसीना से आया है, और यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पसीने से हुई है। भगवान परशुराम ने पासी समाज का उद्भव गौ रक्षा के लिए किया था। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा आपके ऊपर उस समय भगवान परशुराम ने किया था। जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, उससे महान और उससे पवित्र उद्देश्य किसी के अस्तित्व का और क्या हो सकता है। पासी समाज के मूल में करुणा है, साहस है और कर्तव्य है। पासी समुदाय के जीवन का मूल्य उद्देश्य ही
संरक्षण और सेवा रहा है मेरे बहनों भाइयों। आज भी पारसी समाज उसी भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं और वास्तव में जो समाज दूसरों के जीवन और अस्तित्व के रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हो, उसका इतिहास सिर्फ मैं मानता हूं यह गर्व का ही यह विषय नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। साथियों, पारसी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पारसी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पारसी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं और इस पारसी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि के रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में पारसी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पारसी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पारसी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पारसी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक आंदोलन में एक आंदोलन में मदारी पासी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आंदोलन में मदारी पासी का योगदान कोई नहीं भूल सकता। मेरे बहनों भाइयों, मदारी पासी जी ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। मदारी पासी जी ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। जब किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाई गई थी तो मदारी पासी उस समय किसानों के मसीहा बनकर खड़े हुए थे। किसानों के लिए भी पारसी समाज ने संघर्ष किया है। मेरे बहनों भाई, उन पर, अब देखिए मेरी बात सुनो, उन पर, मदारी पासी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा था। लेकिन मदारी पासी जी की बहादुरी, मदारी पासी का वह फितरत देखो मेरे बहनों भाइयों। 1000 का इनाम, उस समय का 1000 आजकल शायद करोड़ हो जाए। अंग्रेज मदारी पासी को पकड़ नहीं पाए, लाख कोशिशों के बावजूद। मैं मदारी पासी जी को भी आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, भारत के मेरे नौजवानों नारा लगाना, लेकिन मदारी पासी के बारे में सुनो। पासी समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो आजादी की लड़ाई एक ही पार्टी और कुछ विशेष वर्गों ने ही यह लड़ाई लड़ी हो। एक यह धारणा बनाने की कोशिश की गई और इससे लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कुछ गिने चुने लोगों ने किया है, कुछ गिने चुने परिवारों ने किया था। परिणाम स्वरूप उन हाशिए पर रहे समुदायों के संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके योगदान को नकार दिया गया। पारसी समाज जैसे समुदाय जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने त्याग और संघर्ष से आजादी के आंदोलन को मजबूती दी थी। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन को मजबूती दी है मेरे बहनों भाइयों।
और वो आपको जो उचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए था नहीं मिला, जबकि वे भी इस महान यात्रा के समान रूप से भागीदार रहे हैं और उसके नायक भी थे। दलित और आदिवासी महिलाओं और पिछड़े समुदायों के असंख्य वीरों के इतिहास को पन्नों में जो उचित स्थान मिलना चाहिए था इतिहास के पन्नों में, वह उचित स्थान नहीं मिला है। इन नायकों को न सिर्फ मैं मानता हूं, इन नायकों को न सिर्फ केवल पढ़ाया जाना चाहिए था, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नायकों को तो पूजा जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने इतिहास लिखा। वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा से अपना इतिहास लिखा, जिसमें दलित और पिछड़े समाज के नेताओं की वीरता और बलिदान को उन्होंने जानबूझकर दरकिनार किया। पहले की सरकारों ने भी पाशी समाज और दलित समाज के नायकों को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा तालियां बजाकर कीजिए। जो काम उस समय वो लोग नहीं कर पाए, इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और साथियों, यह अत्यंत दुख की बात है कि इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। विद्वानों ने कभी इस वीर समुदाय के इतिहास पर जो उनको रिसर्च करना चाहिए था, शोध करना चाहिए था, वह भी नहीं किया। और पहले की सरकारों ने कभी भी पासी साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करने की जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, कोई कोशिश तक नहीं की। लाइब्रेरियों में बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। आप चले जाइए पासी समाज का इतिहास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, शायद कुछ गिनी चुनी किताबें मिल जाएं जिसमें पासी समाज का इतिहास हो, जिसमें पासी साम्राज्य का जिक्र तक हो। मैंने ऐसी पुस्तकों को देखा है जिसमें पासी साम्राज्य का जिक्र तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म एक समाज के ऊपर, इतना बड़ा अत्याचार। साथियों, पासी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। आपको भी जानकारी नहीं होगी, पासी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। पासी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। पासी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। मैं आज पासी समाज और हम सभी के नायक महाराजा बिजली पासी जी का भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं। राजा पृथ्वीराज चौहान की समकालीन महाराजा बिजली पासी जी ने न केवल बिजनौर की स्थापना की, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध, एक धनवान, एक राज्य भी स्थापित किया था। उन्हें के शासनकाल की समृद्धि का, उनके शासन काल की जो समृद्धि रही है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया था। 12 मजबूत किलों का निर्माण करवाया था। यह न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति और रणनीतिक कुशलता का भी इससे एक परिचय मिलता है। अवध का यह क्षेत्र आज भी सम्मान के साथ साथियों महाराजा बिजली पासी को याद करता है। लेकिन यह केवल इतिहास की विफलता ही से नहीं मानता हूं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है कि पासी समाज का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। हमने अपने पूज्य पुरुषों को भुला दिया। हमने उन वीरों और समुदायों को भुला दिया जिन्होंने बिना किसी चाहत के इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सतान पासी, महाराजा लाखन पासी,
महाराजा सुहेलदेव, महाराजा छेटापासी, महाराजा दालदेव, राजा गंगा वक्सरावत, झलकारी बाई, अवंती बाई और महावीरी देवी, ये वो नाम हैं जो कि सोने के अक्षरों में अंकित किए जाने चाहिए, लेकिन अंकित नहीं किए गए। लेकिन साथियों, मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले इतिहासकारों ने इन नामों को सम्मान जो देना चाहिए नहीं दिया। हमारे इतिहास की किताबों में भी जो उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। यह हमारा दायित्व है, मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि हम उस विस्मृत इतिहास को पुनः सामने लाएं। जो इतिहास भुलाने की कोशिश की गई है, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अन्य विद्वानों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम उस भूले और बिसरे इतिहास को हम पुनः सामने लाएं, ताकि पारसी समाज जैसे समुदायों का योगदान देश की चेतना में फिर से एक बार जागृत हो सके। मित्रों, मैं यह चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र की असली ताकत तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब हर वर्ग, हर समुदाय, हर बलिदान को जो उसका सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, वह सम्मानजनक स्थान मिले। साथियों, जब वर्ष 2000 में एनडीए की हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने राजा बिजली पासी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैं यहां का मुख्यमंत्री था। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है, जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है, मेरे बहने भाइयों। और इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पारसी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। मेरे बहनों भाइयों, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी, अरे सुन भाई, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस निर्णय की जो मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है योगी आदित्यनाथ जी, इसकी भी बहनों भाइयों सराहना की जानी चाहिए, ताकि इन सब सारे बहादुरों के बारे में, वीरों के बारे में आम लोगों को भी जानकारी हो सके। और साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल से ही जनजातीय गौरव दिवस भी कल मनाया गया था सारे देश भर में। जनजातीय समुदाय के बलिदान, संस्कृति और विरासत के सामने लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा भी पहले ही की गई थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत के बारे में हमारे देश के लोग आज कुछ जान पा रहे हैं, आज कुछ समझ पा रहे हैं, और देशभक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से वह प्रेरित हो रहे हैं। साथियों, हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि दलित समाज के नायकों को सब लोग जानें। हम लोगों की बराबर कोशिश रही है, जिससे समाज में एकता बढ़ेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी। यदि दलित समाज के नायकों को सभी लोग जानेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का मौका मिला। इससे भारत के लोग बाबा साहब के जीवन के बारे में,
और अधिक जान सकेंगे। इसके लिए श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। साथियों, होगा क्या? ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम समानता के मूल्य सीखेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी, क्योंकि बाबा साहब कहते थे, जब तक हमारे बीच भेदभाव रहेंगे हम कभी भी अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भेदभाव मिटना चाहिए। और जो भी सुझाव मैंने दिया है, यदि ये सब सारे कदम उठाए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपस की दूरी और आपस का भेदभाव यह स्वाभाविक रूप से समाप्त होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि देश के हर वर्ग और विशेषकर समाज की हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और इस काम को किया है। उन्हें अपनी बात रखने के लिए स्थान मिलना चाहिए। यह है हमारे प्रधानमंत्री की सोच। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल में भी इस बात का ध्यान रखा है कि समाज के वंचित पिछड़े समुदायों को जगह मिले। पाची समाज से आने वाले, जिनका अभी आपने भाषण सुना, आपके युवा सांसद, और ये पहली बार सांसद नहीं हुए हैं, कई बार सांसद हुए हैं। कमलेश पासवान जी इस समय भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और यह हम लोगों की राजनीति वही राजनीति है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई भी देश या समाज, मेरे साथियों, सिर्फ इस बात से नहीं जाना जाता है कि सक्षम वर्गों के लोग कितना कर पाए हैं, बल्कि इस बात से जाना जाता है कि वंचित वर्ग के प्रति कितना वह समाज संवेदनशील है। हमारी सरकार का बराबर यह लक्ष्य रहा है कि वंचित वर्ग और अधिक सशक्त हो, और बराबर उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो अथवा केंद्रीय सरकार हो, हमारी सरकारी योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक, सरकार की जो योजनाएं केंद्र की हो अथवा प्रदेश की, सबसे अधिक लाभ पहुंचा है तो हमारे समाज के वंचित वर्ग को हम लोगों ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे बहनों भाइयों, ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का हिस्सा हैं जो हमारी सरकार 11 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित वर्ग के लिए चला रही है। हमारा मानना है कि समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता में हमेशा से ही समाज कल्याण के लिए सामाजिक न्याय रहा है। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं। कैसे सरकारी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। सारे कामों की यदि मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे यहां पर श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, यह प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार हमारी सामाजिक न्याय के लिए, सरकार के लिए सामाजिक न्याय यह केवल नारा नहीं है बहनों भाइयों, बल्कि हम लोग इसे अपना मिशन बनाकर चल रहे हैं। इस रूप में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बाबा साहब मानते थे कि जहां भी सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, जहां पर सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, उस समाज में लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसी भी जात, वर्ग अथवा समुदाय से हो, देश की प्रगति में वह बराबर का भागीदार बने, यह कोशिश होनी चाहिए। और हमारी दोनों सरकारें, प्रदेश और केंद्र की, यह कोशिश कर रही हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं रामचंद्र जी प्रधान और उनकी पूरी टीम, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं यह भी मैं कहना चाहता हूं
और मैं ये कहना चाहता हूं, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम करना चाहिए। जो भी इस संगठन है वह जिम्मेदारी लें। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का सहयोग देने का आप सबको आश्वासन दिया है। इसलिए अंत में इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं वीरांगना ऊदा देवी जी को नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे आयोजनों से पारसी समाज के योगदान के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना ऊदा सृजन देवी की प्रतीक, संस्कार की जननी और नए भारत की पहचान। मैं अनुरोध करूंगा माननीय रक्षा मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया वीरांगना ऊदा देवी जी के प्रपौत्र कमल कुमार रावत जी उनके वंशज मंच पर उपस्थित है, कृपया उनका सम्मान करें। श्री कमल कुमार रावत प्रपौत्र वीरांगना ऊदा देवी समय मंच पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। मित्रों, मुझे लगता है आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं कृपया एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे वीरांगना ऊदा देवी की स्मृति में। उनके वंशज, उनके प्रभाव सम्मानित हो रहे हैं। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए